यहाँ एक प्रॉब्लम है आरसी सर्किट की, विच इज़ मेनली यूज फॉर जे एडवांस, बट इसके दो पार्ट, पहले दो पार्ट जी मेंस में पूछे आ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक कैपेसिटर दिया है, इससे कैपेसिटेंस पता है सी, इस पर चार्ज ऑलरेडी है इक्वल अपोजिट दोनों प्लेट पर, इस तरह से कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो V हमें नोन है। दैट मीन्स इसका पहले से किस पोटेंशियल तक के चार्ज है दैट इज गिवन, दैट इज V। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसकी कैपेसिटेंस 3C है, स्विच ओपन है, दिस रेजिस्टेंस R इट इज नोन। स्विच को t इक्वल टू 0 टाइम पर क्लोज करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्विच क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद यानी t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इस कैपेसिटर के क्रॉस क्या पोटेंशियल आ जाएगा। चार आंसर, वी हैव टू सिलेक्ट वन, एक ही सही है इसमें। फिर पूछा जाता है कि स्विच को क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद यानी t इक्वल टू इन्फिनिटी तक यहाँ से कुल कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इस पूरी सर्किट से कुल कितना एनर्जी लॉस होगा एज हीट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर सिलेक्ट वन। लास्ट पार्ट स्लाइटली लेंदी है, इसमें पूछा है कि स्विच क्लोज करने के कितने टाइम बाद यहाँ जो करंट होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी V/2R, ये V/2R। इसके चार ऑप्शन है टाइम के, वी हैव टू सिलेक्ट वन। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है बट थोड़ा सा लेंदी होगा। अब इनके सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट में t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो यहाँ एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमें रिकॉल करना चाहिए कि व्हेनेवर वी हैव आरसी सर्किट और डीसी सोर्स, कैसा है डीसी सोर्स हो या सोर्स ना हो, तो उस केस में t टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी जो भी सर्किट की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में सर्किट के लॉन्ग टाइम पे रहने के बाद करंट becomes zero in branch or branches where C यानी कैपेसिटर is there। जहाँ भी जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में लॉन्ग टाइम बाद करंट ज़ीरो हो जाएगी। इट इज सिंपल बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर की ऊपर चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। अब इसकी एनालिसिस, इसका रीजन हम लोग अभी नहीं डिस्कस करते, बट t इक्वल टू इन्फिनिटी पर आरसी सर्किट हो डीसी सोर्स, उसमें ये फैक्ट हम यूज़ करेंगे। और इस सिचुएशन कहा जाता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में आरसी सर्किट में डीसी सोर्स यानी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या सोर्स ना हो तो भी, जैसे इस केस में डायरेक्टली कोई सोर्स नहीं है तो वहाँ भी ये होल्ड करेगा स्टेटमेंट, कैपेसिटर की ब्रांच में करंट फाइनली ज़ीरो। तो अगर यहाँ करंट ज़ीरो हो गई, इस सर्किट में अब करंट ज़ीरो हो गई, अगर सर्किट में करंट ज़ीरो हो गई तो यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल नहीं होने का मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस इट इज एज गुड एज ए कनेक्टिंग वायर, इसमें इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। जब यहाँ पोटेंशियल नहीं है तो रेजिस्टेंस एज इफ है ही नहीं, सिंपली देयर इज ए कनेक्टिंग वायर। और उस केस में एज पर केवीएल हम कह सकते हैं जो इसका पोटेंशियल है फिर वही इस प्लेट का होगा, क्योंकि बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं आया, और जो इस प्लेट का पोटेंशियल है वही फिर यहाँ होगा। बिगन से यहाँ से यहाँ डिफरेंस फॉर पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ सेम, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में। जब ये दोनों पैरेलल में हो गए, उनमें पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस स्टेटमेंट के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें चार्जेस क्या होंगे ये हमें पता लग गया। यहाँ चार्ज हो जाएगा CV, यहाँ चार्ज हो जाएगा 3CV, राइट। और जिस समय स्विच को क्लोज किया गया था, यहाँ से जो भी चार्ज
ऐसे मूव किया है, क्योंकि स्विच क्लोज करने के बाद यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसकी वजह से यहाँ से करंट आएगी, और जब करंट आएगी दैट मीन्स चार्जेस पॉजिटिव यहाँ से चलेंगे, इस प्लेट पे आएंगे, और फिर यहाँ से निकलने का मतलब सर्किट तो पूरा होना है, यहाँ से निकलने का मतलब यहाँ माइनस क्रिएट होगा, और यहाँ जो माइनस है उसमें जब प्लस आके से मिलेगा तो इसकी वैल्यू घटेगी, तो न्यूमेरिकली कहा जाएगा कि इस पर चार्ज कम हो रहा है, इस पर चार्ज बढ़ेगा, और हम देख रहे हैं कि फाइनली इनके पोटेंशियल लॉन्ग टाइम बाद सेम हो जाने चाहिए, जैसा अभी डिस्कस किया। तो यहाँ से यहाँ चार्ज तब तक आता रहेगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब जो भी चार्ज यहाँ से चला अगर वह यहाँ पहुँच रहा है दैट मीन्स इन दोनों प्लेट की चार्ज का सम, इन दोनों प्लेट की चार्ज का सम कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देयरफॉर यहाँ जैसे Cv है या 3Cv है तो 4Cv शुड बी इक्वल टू जो पहले इन दोनों पर चार्ज था मिलकर, इन दोनों पहले कितना चार्ज था, यहाँ 0 था, यहाँ Cv था, तो इसको हम Cv के बराबर कर दें, दैट मीन्स सॉरी आई शुड से यहाँ सिंबल बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले यहाँ पोटेंशियल V दिया है मैंने, तो बाद में इनका V डैश फाइनली हमें कुछ सिंबल चेंज करना चाहिए, तो लेट्स से V डैश 4Cv डैश, तो V डैश हो जाएगा V/4। तो इस तरह से पहले का आंसर मिल गया V/4, राइट। तो सेकेंड पार्ट आंसर करने के लिए जहाँ इन्फिनाइट टाइम बाद कुल इन्फिनाइट टाइम तक यहाँ कुल कितनी हीट पास होगी, रिलीज होगी बताना हमें। तो इन्फिनाइट टाइम पर सर्किट हमारा इफेक्टिवली ऐसा दिखेगा, कहीं कोई करंट नहीं होगी, यहाँ पोटेंशियल V/4, यहाँ V/4, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा हीट लॉस का। हीट लॉस का कॉन्सेप्ट ये होता है जो भी सर्किट में एनर्जी पहले स्टोर है, अब सेल तो कोई है नहीं, तो जो एनर्जी स्टोर है या तो टोटल उतनी बनी रहेगी इन दोनों के मिलकर, या फिर अगर वो कम हो रही है दैट हैज टू लॉस थ्रू दिस रजिस्टर एज हीट। तो नॉर्मली चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हीट लॉस होती है, अगर कोई सोर्स यहाँ नहीं है तो ये एनर्जी टोटल कम हो जाएगी, और जितना कम होगी दैट विल अपीयर एज हीट। हमेशा जहाँ भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, और ये स्टेटमेंट हमें नहीं पता है तो भी हम चेक कर सकते हैं कि हम बाद में एनर्जी कम आएगी। इनिशियली कितनी है स्टोर्ड, हाफ Cv², केवल एक कैपेसिटर में, यहाँ पोटेंशियल V दिया हुआ है ये, यहाँ तो कुछ है नहीं, और फाइनल एनर्जी जो है वो दोनों कैपेसिटर में है, तो हाफ C इंटू V/4² प्लस हाफ C इंटू V/4², तो ये हो जाएगा हाफ 4C इंटू V²/16 दैट इज Cv²/8। पहले इतनी है तो बाद में ये कम होगी, तो लॉस ये जो कम हुई पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई है, दैट अपीयर्स एज हीट। तो 1/2 माइनस 1/8 हो जाएगा 3/8 Cv²। सो आंसर इज दिस वन C। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सर्किट एनालिसिस करनी पड़ेगी, और हमें देखना पड़ेगा करंट टाइम के साथ किस एक्सप्रेशन किससे चेंज हो रही है। वैसे RC सर्किट में हमें ध्यान देना चाहिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, अगर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो कैपेसिटर की ब्रांच में चूंकि करंट फाइनली 0 हो जानी है, वहाँ करंट एक्सपोनेंशियली चेंज करेगी, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन करंट का हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ये एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि यहाँ ऑब्वियसली t = इन्फिनिटी पर ये करंट 0 हो जाएगी, और t = 0 पर करंट कुछ रहेगी, तो t = 0 पर यहाँ क्या करंट होगी ये हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसको क्लोज करेंगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ कुछ है नहीं,
तो केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वो यहाँ सेटअप हो जाएगा, क्योंकि केवीएल की रिक्वायरमेंट क्या है, जितना एक तरफ से गेन होता है सर्किट के रिमेनिंग पार्ट में उतना पोटेंशियल घटना चाहिए। तो अगर ऐसा पोटेंशियल गेन हो रहा है वी, तो आगे चलने के तो वी का ड्रॉप, यहाँ कुछ है नहीं क्योंकि चार्ज ही नहीं है। तो जब यहाँ पोटेंशियल वी ड्रॉप होगा तो यहाँ करंट आ जाएगी वी बाई आर। तो वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड कि यहाँ करंट की इनिशियल वैल्यू होगी वी बाई आर। हाँ, यहाँ ये डाउट आ सकता है कि जैसे इसको क्लोज करेंगे पोटेंशियल तुरंत यहाँ क्यों नहीं मान लेंगे, बिकॉज किसी कैपेसिटर में पोटेंशियल चार्ज से आता है और चार्ज बिल्डअप होने में टाइम लगता है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी और है आरसी सर्किट की, कि कभी भी किसी कैपेसिटर का चार्ज, किसी कैपेसिटर पर चार्ज यानी क्यू ऑन सी डज नॉट चेंज सडनली, मतलब अचानक उसमें चेंज नहीं होगा इफ देयर इज सम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है और हम चार्ज को अचानक चेंज मान लें, तो यानी अचानक चेंज तभी हो सकता है जब करंट इनफाइनाइट हो, क्योंकि करंट होती है चार्ज अपॉन चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। विद इन नो टाइम अगर चार्ज में चेंज हुआ, ये है और टाइम इंटरवल जीरो, इनफाइनाइट करंट थ्रू रेजिस्टेंस इनफाइनाइट पोटेंशियल देगी। इनफाइनाइट पोटेंशियल देने के लिए वैसा सोर्स होना चाहिए, सोर्स इनफाइनाइट पोटेंशियल का एग्जिस्ट नहीं करता। तो कभी भी किसी कैपेसिटर पर चार्ज अचानक हम चेंज नहीं मानेंगे जब तक कि उसके साथ जीरो रेजिस्टेंस का वायर नहीं जुड़ा। तो नॉर्मली कुछ न कुछ रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए हम कैपेसिटर पर चार्ज अचानक चेंज हुआ नहीं मानते। जब यहाँ अचानक नहीं आएगा तो जो भी चार्ज यहाँ है उसकी वजह जो पोटेंशियल है वही यहाँ लगेगा, तो यहाँ करंट हमें डायरेक्टली मिल गई वी बाई आर ही। तो ये स्टार्टिंग की, बट हमें तो ये पता करना है कब वी बाई टू आर हो जाएगी। तो हमें करंट का एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ टाइम निकालना ही पड़ेगा। एंड लेट अस सी द सोल्यूशन, कैसे इसको निकालते हैं। इसमें किसी टाइम टी पर आके हमें सर्किट की जो डिफरेंट वेरिएबल्स उन्हें मानना पड़ेगा। करंट आई मान लिया, जब करंट आई है किसी टाइम टी पर और उस समय तक यहाँ से कुछ चार्ज निकल चुका होगा और चार्ज निकलने के बाद यहाँ पोटेंशियल अब चेंज हो गया होगा। चेंज का पोटेंशियल है V1 और जो चार्ज यहाँ आया उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है सपोज V2, ऐसे मान लिया। जो कुछ पॉजिटिव यहाँ से निकला इस पर आ गया, अकॉर्डिंगली यहाँ माइनस डेवलप हो जाता है अपने आप। ये हमें इससे मान लेना चाहिए। तो अब यहाँ KVL लगाते हैं। जब KVL लगाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। मैं यहाँ से बता दूँ, जैसे करंट हमने एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे तो यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ IR, तो ड्रॉप को हमने माइनस कह दिया। करंट के लॉन्ग हमेशा ड्रॉप होता है पोटेंशियल में। पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स पोटेंशियल कम होता है। जब भी करंट के लॉन्ग चलते हैं पोटेंशियल घटता है। जैसे बॉल हायर ऊंचाई से नीचे आती है वैसे चार्ज भी पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ भागता है। तो IR पोटेंशियल कम हुआ तो उस कमी को हम वो माइनस साइन से रिफ्लेक्ट करते हैं KVL में, या इसका रिवर्स सिंबल बनाया जा सकता है, बट दोनों से आंसर एक ही आता है। इट इज समथिंग लाइक कि हम x माइनस वाई को जीरो कहें या माइनस x प्लस वाई को जीरो कहें, दोनों से एक ही मीनिंग है। तो आगे चलें तो V2 का ड्रॉप हुआ, यहाँ माइनस कर दिया। आगे से चलेंगे तो यहाँ V1 का गेन है तो उसको प्लस लिख दिया इक्वल टू जीरो। तो रीअरेंज करके I का एक्सप्रेशन ये बनेगा V1 माइनस V2 के टर्म्स में। लेकिन हमें तो I को सॉल्व करना है जो फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें समहाउ इनके I के टर्म्स में कहीं न कहीं से ले आना होगा, तभी इक्वेशन बन पाएगी। तो ये देखा जाए कि I कर क्या रही, I यहाँ के पोटेंशियल को बढ़ा रही है, यहाँ चार्ज जैसे निकल रहा है तो उस पोटेंशियल को कम कर रही है। किसी टाइम पर यहाँ चार्ज है CV1, तो उस चार्ज के घटने का रेट हम I कहेंगे, क्योंकि I की बेसिक मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो ये I इस चार्ज के घटने का रेट है और यही I इस चार्ज के बढ़ने का रेट है। इफ वी कैन रियलाइज इट,
तो ये इक्वेशन पे लिख रहा हूँ कि यहाँ चार्ज था CV1, उसके घटने का रेट ये लिखा जाएगा, और इस चार्ज की जिसकी वैल्यू है 3CV2, उसकी बढ़ने का रेट ये लिखा जाएगा, उस CV2 का डेरिवेटिव ये हो जाए, सॉरी 3CV2 का डेरिवेटिव ये होगा। तो इस चार्ज की बढ़ने का रेट आई, अब इस चार्ज की घटने का रेट आई है। तो यहाँ से dV1/dt और dV2/dt ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब इसका क्या करें, इसका ये कर सकते हैं कि हम यहाँ भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें। तो RdI/dt dV1/dt dV2/dt टर्म्स में आ जाएगा, और dV1/dt dV2/dt I की टर्म्स में यहाँ से लिखे जा सकते हैं। तो फाइनली RdI/dt, पहले इसका डेरिवेटिव किया तो इधर ही आ जाएगा, और इन दोनों का डेरिवेटिव यहाँ से हमने पिकअप कर लिया I की टर्म्स में, ये आ जाएगा ये। तो RdI/dt फाइनली आ गया -4/3I/c। यहाँ से DI/I और ये dt टर्म इधर कर दिया। इसको रीअरेंज करते हुए t=0 पर I हमारा I0 है, t टाइम पर I है, ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज इनिशियल करंट। अब इनिशियल करंट क्या होगी मैंने भी समझा दिया था, ये आई थी V/R। हमें वो टाइम चाहिए जब ये करंट V/2R हो जाए। तो ऑब्वियसली यानी ये फैक्टर, ये जो एक्सप्रेशन है e⁻40/3RC, ये उस समय क्या होना चाहिए, हाफ। तो ये हाफ उस समय होगा जब टाइम की वैल्यू हो जाए, ये समझना एंटी लॉग लेके ये आ जाता है 3RC/4 ln2, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा C। वैसे इसका एक शॉर्टकट भी है, बट इट इज़ नॉट इजी टू रियलाइज। इसकी बढ़िया कमांड टॉपिक वही समझ सकता है। मैं फिर भी एक बार बताता हूँ कि जिस समय चार्ज फ्लो होता है, चूँकि चार्ज फ्लो दोनों में एक ही रेट से आता है, तो दोनों कैपेसिटर को करंट सेम फील होगी। जब करंट सेम फील होगी तो ये दोनों कैपेसिटर इफेक्टिवली इन सीरीज बिहेव करेंगे फॉर दिस करंट। तो सीरीज में इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा 3C/4, और इसके साथ रेजिस्टेंस है ये R। तो करंट के लिए इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट अगर हम लोग याद करें, जो सिंपल RC सर्किट होता है उसमें टाइम कांस्टेंट आता है RC, और हाफ लाइफ ऑफ का चार्ज या करंट होती है τ ये उसी को समझ में आएगा जिसको RC सर्किट का बेसिक क्लियर है, बेसिक रिजल्ट जिसे याद है। तो टाउ यहाँ हो जाएगा 3RC/4 और ln2 मल्टीप्लाई कर दे तो उतनी देर में करंट आधी हो जाएगी। बट जिसको वो रियल डायरेक्टली नहीं याद रहते या उतना कमांड नहीं है, वो बेसिक से ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने कराया है ये, राइट। अगर इस मेथड से तो डायरेक्ट आ जाएगा 3RC/4 × ln2, उतनी देर में करंट हाफ हो जाती है। तो ये पार्ट केवल एडवांस लायक है, बाकी दोनों पार्ट मेंस में पूछे जा सकते हैं।